हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिमांड पेजिंग के बारे में। ठीक है, डिमांड पेजिंग जो है आपका किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, डिमांड पेजिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, in order to execute some process, only one part of the process need to be present in the main memory, which means that only a few pages will only be present in the main memory at a time. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी क्या बोलता था कि अगर कोई प्रोसेस आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसका एक पार्ट जो होता है प्रोसेस का, वो मेन मेमोरी में होना ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ओनली अ फ्यू पेजेस विल ओनली प्रेजेंट द मेन मेमोरी। मतलब पेजिंग की जब आप बात कर रहे थे तो क्या था कि पूरा प्रोसेस ना होके उसके कुछ पेजेस जो है हमने डिवाइड किए थे और वो आपका फ्रेम्स में रहते थे, और जिसकी पेज की ज़रूरत होती थी वो मेन मेमोरी में लोड आप करवाते थे, और उसके रिगार्डिंग जो पेज टेबल होती थी उसको भी वहाँ लोड कराते थे मेन मेमोरी में, और आपका फिर जो है पेजिंग स्टार्ट होती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पर? अगर कोई पेज वहाँ पर है और उसके रिगार्डिंग सेकेंडरी मेमोरी में या फिर मेन मेमोरी में आपके मैपिंग नहीं है तो वो पेज फॉल्ट अकर हो जाया करता था। ठीक है, however deciding which pages need to be kept in the main memory and which need to be kept in the secondary memory is going to difficult, because we cannot say in advance the process will require a particular page at particular time. तो ये प्रॉब्लम है, हमको नहीं पता है कि कौन सा प्रोसेस और कौन सा पेज कब चाहिए मेमोरी के अंदर। तो ये मैनेज करना अपने आप में बहुत टफ होता गया कि किस तरीके से ये चीज़ होगी। Therefore, to overcome this problem, there is a concept called demand paging is introduced. अभी क्या करता है? It suggests keeping all pages of the frames in the secondary memory until they are required, right? जब तक रिक्वायर्ड नहीं होगा, जब तक वो क्या रखेगा? ये सेकेंडरी मेमोरी में रखेगा, हार्ड डिस्क में रखेगा। इन अदर वर्ड्स इट सेज दैट डू नॉट लोड एनी पेज इन द मेन मेमोरी जब तक कि उसकी ज़रूरत ना हो। तो whenever any page is referred for the first time in the main memory, then that page will be found in the secondary memory. ये बात हम कर चुके हैं। After that it may or may not be present in the main memory depending upon the page replacement algorithms which will be covered, ठीक है, in the later section of this tutorial। कि मतलब आपने एक बार जो है फर्स्ट टाइम उसको मेन मेमोरी में डाल दिया है, उसके बाद में वो आपकी मेन मेमोरी में रह भी सकता है और नहीं भी। ये डिपेंड करता है आपकी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स पे कि आप उसको किस तरीके से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, पेज फॉल्ट क्या होता है? तो भाई हम पहले भी बात कर चुके थे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इफ़ द रेफर्ड पेज इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी देन देयर विल बी ए मिस एंड द कंसेप्ट इज कॉल्ड पेज मिस और पेज फॉल्ट। अगर कोई रेफरेंस, इफ़ द रेफरेंस पेज इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, ठीक है, मतलब अगर आप उसको हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं और उसके बाद में आप उसको जो है लोड कर रहे हैं पेज टेबल को अपनी मेन मेमोरी में, और वहाँ पर आपको जो वो पेज है उसका कोई रेफरेंस ही नहीं मिलता मेन मेमोरी में, तो ये आपका पेज मिस या पेज फॉल्ट काउंट होता है। ठीक है, CPU हैज़ टू एक्सेस द मिस्ड पेज फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। तो ऐसा होना चाहिए कि जो पेज मिस हो गया उसको सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढे। इफ़ द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज़ वेरी हाई देन द इफेक्टिव एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम विल बी वेरी हाई। बिल्कुल है, अगर बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट होंगे, बहुत ज़्यादा रेफरेंसिंग नहीं मिलेगी पेजेस की, तो फिर उस केस में क्या होने वाला है? उस केस में ये आपकी इफ़ेक्टिवनेस को भी जो है वो ख़राब करने वाला है। ठीक है, फिर एक कंसेप्ट आता है थ्रेशिंग का। ये देख लीजिए किस तरीके से होता है। इफ़ द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रेफर्ड पेजेस, ठीक है, कि आपने जितने पेज को रेफ़र किया उन सब में पेज फॉल्ट आ गया, और द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स आर सो हाई सो दैट CPU रिमेन्स बिजी इन जस्ट रीडिंग द पेजेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। उसको मेन मेमोरी में जब नहीं मिलेगा तो वो कहाँ सर्च करेगा? सेकेंडरी मेमोरी में। और अगर ये पेज फॉल्ट इतने ज़्यादा हैं तो आपका CPU यही करता रह जाएगा। ठीक है, देन द इफेक्टिव एक्सेस टाइम will be the time taken by the CPU to read one word from the secondary memory, and it will be so high. This concept is, या the concept is called thrashing। तो आपने तरह से थ्रैश कर दिया CPU को, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, वो बस जाके क्या कर रहा है? अपना जो छोटा मोटा चीज़ है उसको वो मैनेज कर रहा है कैसे कैसे करके। ठीक है, तो ये जो है आपका इसके अंडर आता है। आप देखिए, उसके बाद आता है इन्वर्टेड पेज टेबल। ठीक है, किस तरीके से काम करती है? देखिए,
इन्वर्टेड पेज टेबल इज द ग्लोबल पेज टेबल विच इज़ मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑल द प्रोसेसेस। ठीक है, जो नॉर्मल पेज टेबल होती है वो अलग चीज़ होती है और आपकी जो इन्वर्टेड पेज टेबल होती है वो अलग होती है। इन्वर्टेड पेज टेबल क्या करती है, जो आपकी नॉर्मल पेजिंग की हमने जो बात की है तो उससे थोड़ी अलग होती है। क्या करती है, सारे प्रोसेसेस के लिए एक ग्लोबल पेज टेबल बना के रखती है और जो आपकी ग्लोबल पेज टेबल होती है उस ग्लोबल पेज टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से क्या होता है, जो आप अंदर इसके अंदर फ्रेम्स रखा करते थे वो वहाँ ना रह करके फ्रेम नंबर बाहर आ जाता है और अंदर क्या आ जाता है, पेज नंबर और प्रोसेस आईडी। ठीक है, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो इन द इन्वर्टेड पेज टेबल द नंबर ऑफ एंट्रीज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्रेम्स इन द मेन मेमोरी। ठीक है, इसका मतलब कोई सा पेज नंबर किस प्रोसेस का है तो जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतने ही प्रोसेस आईडी भी उससे एसोसिएटेड होंगी। इट कैन बी यूज टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द पेज टेबल। ठीक है, देखिए देयर इज ऑलवेज अ स्पेस रिजर्व फॉर द पेज regardless of the fact that whether it is present in the main memory or not. However, this is simply wastage of memory if page is not present. ठीक है, तो उसका जो ड्रॉबैक था उसको ये करने के लिए हमने क्या किया, एक स्पेस जो है रिजर्व कर लिया, लेकिन वो रिजर्व स्पेस अगर ऐसे बार बार होता रहा, पेज फॉल्ट आते रहे और उसको रेफरेंस नहीं मिलता रहा तो आपकी मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा लॉस्ट होती है। तो आप जो नॉर्मल पेज टेबल है वो किस तरह से होती है, देखिए पेज टेबल्स होती हैं, बाहर पेज नंबर होते हैं, अंदर फ्रेम्स होते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि भैया भाई प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है, तो P1 में जो F1 जो आपका ये है पेज 2 है ये कहाँ है, तो आप बोलोगे F1 फ्रेम में। ऐसे ही पेज 2 में आप पूछोगे कि भैया आपका जो है पेज 2 कहाँ है, तो आप बोलोगे F7 फ्रेम में। तो इस तरीके से आपकी नॉर्मल पेज टेबल्स हुआ करती थी और इसके अंदर आपका जो है काफ़ी ड्रॉबैक्स थे जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसका तो देखिए हमको देख लेते हैं। वी कैन सेव द वेस्टेज बाय जस्ट इन्वर्टिंग द पेज टेबल्स। वी कैन सेव द डिटेल्स ओनली फॉर द पेजेस विच आर प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। फ्रेम्स आर द इंडिसेस एंड द इंफॉर्मेशन सेव्ड इनसाइड द ब्लॉक विल बी प्रोसेस आईडी एंड पेज नंबर। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो आपकी इन्वर्टेड पेज टेबल जो है वो दिखने में कैसी होगी, वो इस तरीके से होगी। यहाँ पेजेस जो हैं गलत लिख दिए हैं, यहाँ फ्रेम नंबर आएगा और जो ये फ्रेम नंबर है वो आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 होगा और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबके लिए ग्लोबल पेज टेबल रखता है सारे प्रोसेसेस के लिए, इसलिए यहाँ हमने कोई प्रोसेस का नेम नहीं लिखा है। फिर क्या करता है, ये आपके पेज नंबर हो गए हैं और ये आपके जो हैं प्रोसेस आईडी हो गए हैं। ठीक है, अब कोई आपसे पूछता है यार P1 2 बार आ रहा है, P2 2 बार आ रहा है, फिर P1 1 बार आ रहा है, तो ये क्या है, तो ये आप इसको क्या बोलोगे कि भैया जो P1 पेज नंबर है ये किस प्रोसेस का है, तो आप बोलोगे P2 प्रोसेस का P1 पेज नंबर है। ऐसे ही आप बोलोगे कि P0 प्रोसेस का ये जो आगे है ये P2 पेज नंबर है। तो इस तरीके से ये यूनिक होते हैं और सबका पेज नंबर जो है उसकी प्रोसेस आईडी से एसोसिएटेड होता है। आपसे कोई पूछता है भैया ये क्या है, दोनों P दिख रहे हैं, एक P1 एक P4 है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्मॉल P4 है जिसको आप एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने लिखा हुआ है। आप क्या बोलोगे कि भैया ये जो स्मॉल वाले हैं इधर राइट हैंड साइड में ये सारे प्रोसेस आईडीज़ हैं और जो इसके आगे हैं ये पेज आईडीज़ हैं और बाहर हमने फ्रेम लिख दिया है। आपसे कोई पूछता है कि सेकंड फ्रेम में जो है आपका P2 कहाँ है, पेज जो है P2 वो कहाँ पर है, जो कि हमारा प्रोसेस नॉट 0 का है, P0 का जो प्रोसेस है P2 वो कहाँ पर है, तो आप उसको बोलोगे कि वो सेकंड फ्रेम पर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चीज़ पता होगी। तो इस तरीके से जो आपके नॉर्मल पेज टेबल्स हैं उसके ड्रॉबैक्स को हम ख़त्म करते हुए चलते हैं और आपकी चीज़ें जो है आगे बढ़ती हुई जाए। चलिए इसके लिए इतना बहुत है वीडियो के लिए।